बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के चंदे से जुड़ी इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने अपना हलफनामा दे दिया है। एसबीआई ने बताया बॉन्ड के आंकड़े चुनाव आयोग को भेज दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को 2 पीडीएफ फाइलों के जरिए भेज दी गई है। इस बात की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, यह बताया गया है। 22,030 बॉन्ड इन कैश कराए गए। इसका पूरा ब्यौरा एसबीआई ने सौंप दिया है हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट में, और पूरी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करा दी गई है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई का हलफनामा आ गया, कुछ डिटेल भी पीयूष सामने आई है। कब तक पूरी जानकारी चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करेगा? कब तक यह पूरी जानकारी देश की जनता के सामने होगी? बिल्कुल समीर, देखिए 15 मार्च को शाम 5 बजे तक ईसीआई को ये पूरी जानकारी या पूरा ब्यौरा अपने पोर्टल पर डालना है। अहम बात यह है कि इस मामले में जब 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एसबीआई 12 मार्च को हर हाल में ईसीआई को ये जानकारी सौंप दे, तब एसबीआई की तरफ से इस मामले में पूरी जानकारी कल शाम को 4:15 बजे तक ईसीआई को सौंप दी गई। असल मसला यह है कि इस मामले में जो मिलान किया जाना था कि परचेजर कौन है और उस बॉन्ड को किस राजनीतिक दल ने भुनाया, ये मिलान अभी नहीं किया जा सका है, क्योंकि इस मामले में एसबीआई को मिलान करने का आदेश नहीं दिया गया था बल्कि ईसीआई को दिया गया था। अब देखना यह है कि अगले 2 दिनों में ईसीआई ये मिलान कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि 22,217 कुल बॉन्ड हैं, जिसमें से 22,030 को इनकैश कराया गया है, जबकि 187 जो बॉन्ड हैं वो प्रधानमंत्री कोष में गए हैं, जो एसओपी के मुताबिक, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो एसओपी थी, जिसमें जो नियम तय किए गए थे उसके आधार पर था। अब देखना ये होगा कि अगले 2 दिनों में ईसीआई की ओर से ये जो बॉन्ड का मिलान है, और खास बात यह है कि राजनीतिक किस दल को किसने कितना पैसा दिया, ये मिलान करके ईसीआई की ओर से पोर्टल पर डाला जाता है या नहीं, या फिर रॉ फॉर्मेट में ये सारी जानकारी मुहैया कराई जाती है लोगों को। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। नायब सरकार के विश्वास मत पर चर्चा जारी है। बहस के लिए कांग्रेस बीजेपी को 1-1 घंटे का समय मिला है। कांग्रेस ने बहस के लिए 2 घंटे का वक्त मांगा था। व्हिप तोड़कर जेजेपी के 5 विधायक सदन में पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है। हरियाणा में कल सबसे पहले मनोहर लाल सरकार ने सामूहिक इस्तीफा दिया। फिर नए सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान किया गया, जिसमें एक नाम खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल विज का भी था, और दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर भव्य बिश्नोई के नाम का ऐलान किया गया था। लेकिन देर शाम शपथ ग्रहण के दौरान अनिल विज राजभवन नहीं पहुंचे। अनिल विज अपने घर अंबाला पहुंच गए, जिसके बाद भव्य बिश्नोई ने भी शपथ नहीं ली। आज जब हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले अनिल विज मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ये जरूर कहा कि वो बीजेपी के अनन्य भक्त हैं, लेकिन नाराजगी दूर होने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूं। स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज विधायक दल की बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। खबरें थी कि अनिल विज अपने से जूनियर नायब सिंह सैनी के अंदर काम करने को राजी नहीं है। अनिल विज हरियाणा में बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से एक है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। चुनाव से पहले हो सकता है कोई बड़ा ऐलान, पीएम ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला, जो जानकारी सामने आ रही है। बैठक पीएम मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर चल रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले ये मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक है। पीएम मोदी मौजूदा कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले कर सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो कि चुनाव होने तक जारी रहेगी। ऐसे में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में कुछ बड़े ऐलान भी संभव है। साथ ही बैठक में पीएम मोदी अपने कैबिनेट के सहयोगियों का आभार और धन्यवाद भी जता सकते हैं। साथ ही
आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने 3 मार्च को कैबिनेट की बैठक की थी। पीएम ने इस बैठक में मंत्रियों को विवादित बयानबाजी से बचने और ज्यादा बोलने से परहेज करने का सुझाव दिया था। पीएम ने कहा था कि जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को डीप फेक से भी सतर्क रहने के लिए कहा था। पीएम ने कहा था कि सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताएं, विवादित बयानों से बचें। इस दौरान पीएम मोदी ने सीधा संदेश दिया कि जीत कर आइए, हम जल्दी मिलेंगे। और आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। जी हां, 140 से 150 उम्मीदवारों के नामों का आज हो सकता है ऐलान। 8 राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक सोमवार को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल हुए थे। सोर्सेस के मुताबिक बैठक में दूसरी लिस्ट के लिए 8 राज्यों के 140 से 150 कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए गए हैं। इसका ऐलान आज हो सकता है। हालांकि बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा की लिस्ट में देरी हो सकती है। बिहार में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, तमिलनाडु में एआईएडीएमके और उड़ीसा में बीजेडी के साथ गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। इसकी वजह से इन राज्यों में सीटें फाइनल नहीं की गई हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी। इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम जारी हुए थे। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिला। 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। 50 साल से कम उम्र के 47 युवा कैंडिडेट्स को चुनाव में मौका दिया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि बीजेपी दूसरी लिस्ट में कई मौजूदा सांसदों के टिकट पर कैची चला सकती है। सीएए लागू होने से पहले देश में सियासी संग्राम मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के लोगों को रोजगार दिया जाएगा और देश के युवा बेरोजगार रहेंगे। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं। हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहाँ बसाओगे इनको? बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कुछ नेता देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। और विपक्ष सीएए की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है। बीजेपी दलील दे रही है कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज हैं, वो लोग जो विदेशों के अंदर हैं, जहाँ वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए जाने के लिए अपने देश के अलावा और कोई देश नहीं है। और इसलिए हमारी जवाबदारी है कि उन लोगों को हम संरक्षण दें। जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके बेटियों को उठा के ले जाते हैं। अब पाकिस्तान में जब देश का विभाजन हुआ था, जब 30% हिंदू थे, आज 2 या 3% हिंदू बचे हैं।
तो वो सब भारत आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो अपने धर्म की रक्षा के लिए वापस इस देश में आना चाहते हैं, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तब तत्कालीन गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, पर पता नहीं क्यों सीएए का विरोधी इंडी गठबंधन विरोध कर रहा है। आपने 2019 से पारित कर लिया था, इंतजार कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव आए तब करें, और बहुत से सवाल अनुत्तरित रह गए हैं, भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है। पाकिस्तान से दिल्ली आए हिंदू शरणार्थी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल यमुना बाढ़ क्षेत्र में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि 2011 से यमुना बाढ़ क्षेत्र के इलाकों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई तोड़फोड़ न करे। दिल्ली हाईकोर्ट मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें डीडीए द्वारा जारी 4 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई थी। डीडीए ने एनजीटी के आदेश पर नोटिस जारी कर मजनू कटीला इलाके में यमुना किनारे बसे हिंदू शरणार्थी को 6 मार्च तक जगह खाली करने के आदेश दिए थे। याचिकाकर्ता ने इन 800 लोगों के लिए वैकल्पिक आश्रय होने तक तोड़फोड़ पर रोक लगाने के निर्देश देने की मांग की थी। मामले पर दिल्ली में सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने इसे गरीब विरोधी कार्रवाई करार दिया और उपराज्यपाल से नोटिस वापस लेने का आग्रह किया, तो वहीं कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने इसे अमानवीय और अवैध करार दिया। वहीं बीजेपी ने दोनों राजनीतिक दलों पर गंदी राजनीति करने के आरोप लगाए। दरअसल नवंबर 2019 में एनजीटी ने यमुना बाढ़ के मैदान में अतिक्रमण के संबंध में एक मामले की सुनवाई करते हुए डीडीए और दिल्ली सरकार को बस्तियों को खाली करने के निर्देश दिए थे। और भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 प्लांट्स की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत होने से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 1,25,000 करोड़ की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। सेमीकंडक्टर के प्लांट की आधारशिला गुजरात के धौलेरा, सानंद और असम के मोरीगांव में रखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया अब भारत का सामर्थ्य देखेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। इन तीनों सेमीकंडक्टर प्लांट से इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों में करीब 80,000 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में सेमीकंडक्टर के टॉप 5 इकोसिस्टम में से एक भारत होगा। जो आप विश्वास भी कर सकते हैं, वो सब चीज आज अपने बच्चे, आज अपने नौजवान सीख रहे हैं। वो सब सीख रहे हैं। स्किलिंग पे पूरा फोकस है, R&D पे भी पूरा फोकस है। बहुत जल्दी है R&D का भी, अब तो शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला होगा, लेकिन R&D पे भी बैकग्राउंड में बहुत काम चल रहा है। बहुत जल्दी भारत R&D में भी, सेमीकंडक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बड़ी शक्ति बन के उभरेगा। डिजाइन, फैब्रिकेशन, ATMP, स्किल, टैलेंट, कंप्लीट केमिकल्स, गैसेस, कंज्यूमेबल्स का इकोसिस्टम, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और R&D पूरा कंप्लीट। अगर आप पिक्चर ड्रॉ करो सेमीकंडक्टर की दुनिया का, सब एक एक एलिमेंट अपने इस प्रोग्राम में है। और इसीलिए स्पष्ट है, ये स्पष्ट तरीके से मोदी की गारंटी है 2029 तक, अगले 5 वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर के टॉप 5 इकोसिस्टम में से एक होगा। वहीं पीएम मोदी आज सूरज पोर्टल को लॉन्च करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 510 जिलों के लाभार्थियों से पीएम मोदी संवाद भी करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। वंचित वर्गों को ऋण मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी आज सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे। ये प्रधानमंत्री का सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण कार्यक्रम है। कार्यक्रम में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। पोर्टल के जरिए वंचित वर्ग को ऋण मिलेगा। 1 लाख व्यवसायियों और उद्यमियों को ऋण मिलेगा। नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों को तोहफा देंगे। सफाई मित्रों को आयुष्मान कार्ड और PPE किट दिए जाएंगे।
नमस्ते योजना का उद्देश्य सफाई कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करना और सफाई कर्मियों को सेफ्टी ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार में सक्षम बनाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 510 जिलों के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूह के अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक वंचित समूह के लाभार्थी भाग लेंगे। वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराना योजना का मुख्य उद्देश्य है। देश के बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों, MFI और अन्य संगठनों के जरिए योग्य उम्मीदवारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। खबर दिल्ली से। दिल्ली के मोती नगर से 3 लेन फ्लाईओवर का आगाज करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अब आधे घंटे का सफर 3 मिनट में पूरा होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले 75 सालों में 61 फ्लाईओवर बने और पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 31 पुल बना दिए। ये परंपरागत तौर पर उद्घाटन रिबन काटकर जोरदार तालियों के साथ आइए। दिल्ली सरकार ने वेस्ट दिल्ली इलाके को जाम से राहत दिलाने के लिए एलिवेटेड 3 लेन फ्लाईओवर की सौगात दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर PWD मंत्री आतिशी भी मौजूद थी। मोती नगर रिंग रोड पर इस फ्लाईओवर के शुरू होने से नॉर्थ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के पीतमपुरा, शालीमार बाग, रोहिणी और वेस्ट दिल्ली के राजा गार्डन से पंजाबी बाग आने जाने वालों को जाम से मुक्ति मिलेगी। जैसा भी बताया गया कि यहाँ पे आधा किलोमीटर का सफर तय करने में आधा घंटा लगा करता था। अब ये रास्ता 3 मिनट के अंदर पूरा हो जाया करेगा ये फ्लाईओवर बनने से। पिछले 10 साल में जब से आपने हमको जिम्मेदारी दी, हमको मौका दिया, आज ये 31 फ्लाईओवर बना दिए हमने 10 साल के अंदर। एलिवेटेड 3 लेन फ्लाईओवर करीब 500 मीटर लंबा है। और बात एमपी के भोजशाला की करेंगे। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट भी मांगी है। सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 हफ्ते का समय दिया गया है। ज्ञानवापी के बाद अब धार भोजशाला का सर्वे होगा। भोजशाला में भी देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ हिंदू मंदिर होने के प्रमाण मौजूद हैं। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार भोजशाला की SI सर्वे रिपोर्ट 6 सप्ताह में सौंपने के लिए कहा है। सर्वे हाईटेक तकनीक से होगा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का प्रयोग होगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का प्रयोग होगा। कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का भी इस्तेमाल होगा। हर जगह आपको इस तरह की तस्वीरें दिखाई देगी। कहीं श्लोक लिखे होंगे, कहीं पर श्री यंत्र हैं, कहीं पर सर्प यंत्र है। अब यहाँ पर हम आते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर नीचे ये भी SI की टीम को मिलेगा। यहाँ पर संस्कृत में जो है वो श्लोक लिखे हुए हैं और इस तरह के श्लोक जो हैं वो आपको पूरी भोजशाला में कहीं पर भी मिल जाएंगे। अब एक और तस्वीर देखिए, इस खंबे पर सर्प यंत्र पूरा के पूरा बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप। 1902-1903 की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने का जिक्र किया गया है। अब 22 अप्रैल 2024 को मामले पर सुनवाई होगी। बात शाही ईदगाह विवाद की करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई अब से थोड़ी देर के बाद दोपहर 2 बजे होगी। शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों पर आज सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे से जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी है। आज होने वाली सुनवाई में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से बची हुई दलीलों को पेश किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर भी बहस हो रही है। कुल 18 अर्जियों में मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक पोजीशन एक्ट का हवाला दिया है। पोषणीयता की अर्जी तय होने के बाद विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी। अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर मामले की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। और रामलला के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु अब भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामलला के सुलभ दर्शन के लिए श्रद्धालु क्या करें, इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट करके दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दावा किया है कि रामलला के दर्शन के लिए प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लाख तीर्थयात्री श्री राम जन्मभूमि मंदिर आ रहे हैं। मंदिर में प्रवेश से लेकर दर्शन के बाद निकास की पूरी प्रक्रिया बेहद सरल है।
रामलला का सुलभ दर्शन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक होगा। 60 से 75 मिनट के भीतर दर्शन कर सकते हैं। मोबाइल, जूते, पर्स आदि मंदिर के बाहर रखें। मंदिर में फूल, माला, प्रसाद आदि न लाएं। मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए प्रवेश पास जरूरी है। श्रद्धालु का नाम, उम्र, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और शहर जैसी जानकारी जरूरी है। प्रवेश पास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से भी लिया जा सकता है। प्रवेश पास पूरी तरह से निःशुल्क है। आरती के लिए अलग से प्रवेश पास की जरूरत नहीं है। रामलला की मंगला आरती सुबह 4 बजे होगी। सुबह 6:15 पर श्रृंगार आरती की जाएगी। रात 10 बजे शयन आरती होगी। आरती में पास के ही जरिए प्रवेश मिलेगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विशेष पास या विशेष दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। इधर दुनिया का सबसे बड़ा नगाड़ा आज अयोध्या पहुंचेगा। रीवा से गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुआ 1100 किलो का नगाड़ा रामलला को समर्पित किया जाएगा। बरेली दंगा मामले का आरोपी मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी के डर से भागता दिख रहा है और अदालत से वारंट जारी होने के बाद भी बरेली पुलिस दिल्ली पहुंची है, लेकिन तौकीर रजा का कोई अता पता नहीं है। 2010 बरेली दंगे के मामले में पुलिस को मौलाना तौकीर रजा की तलाश है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद बरेली पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा दिल्ली में अपने गनर को छोड़कर फरार हो गया। मौलाना की सुरक्षा में तैनात 2 गनर को भी नहीं पता वो कहां हैं। दिल्ली पहुंची टीम को मौलाना तौकीर की लोकेशन शाम के वक्त ओखला में अक्षय विहार के पास मिली थी। वहां पहुंचने से पहले ही लोकेशन बदल गई। मौलाना ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कोर्ट ने आज तक नोटिस तामील करवाकर मौलाना को गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश दिए थे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि खाड़ी देशों में भाग सकता है तौकीर। उसके पासपोर्ट जब्त करने की तैयारी भी की जा रही है। मौलाना के गिरफ्तार न होने पर कोर्ट भगोड़ा घोषित करेगा। मौलाना के लुकआउट नोटिस जारी होने की भी तैयारी की जा रही है। कोर्ट ने बरेली दंगा मामले में मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है। गौरतलब है कि मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आए थे और हाल ही में हल्द्वानी हिंसा और यूसीसी को लेकर बरेली में गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है यूसीसी को लेकर। उत्तराखंड यूसीसी बिल को आखिरकार राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड इसी के साथ पहला राज्य बन गया है। 7 फरवरी को विधानसभा से पास हुआ था यह बिल। उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो गया है राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। और रजनीश रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, समान नागरिक संहिता यानी कि जो यूसीसी है, इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है क्योंकि राष्ट्रपति ने आखिरकार मंजूरी दे दी है। क्या पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति भवन से ये जानकारी सामने आई है कि उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता कानून जो वहाँ की विधानसभा ने पास किया था पिछले महीने की 7 तारीख को, उसे राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति भवन भेजा गया था और राष्ट्रपति ने उसे अप्रूव कर लिया है। जैसा आपने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया है जहाँ पर यूसीसी कानून आज से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि ये कानून अब वहाँ के लोगों को मानना पड़ेगा। खासतौर पर अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो शादी से लेकर तलाक और गोद लेने की का जो नियम है और संपत्ति के बंटवारे जैसे नियम है, उसमें तमाम लोगों के लिए एक ही नियम होंगे, एक ही कानून होंगे, 2 अलग अलग कानून नहीं होंगे। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ी लकीर उत्तराखंड की सरकार ने खींची है। वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर कहते रहे हैं और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी इसको लेकर अब डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब ये कानून की शक्ल ले चुका है ये पूरा मामला। और दूसरे राज्य जिनकी बात की जा रही थी, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी इस कानून को लेकर बहुत ज्यादा जो चर्चा है वो चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में अन्य कुछ राज्यों में भी ये कानून पास कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, यूपी से बड़ी खबर है जहां पर 2 जगहों से भीषण आग की खबर निकलकर सामने आई। ग्रेटर नोएडा में जहां एक ढाबे से आग भड़कने की जो जानकारी सामने आई और उसके बाद कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई जो खाक हो गई। वहीं आगरा की बात करें तो यहां पर 2 बसें आग में स्वाहा हो गई। रोड किनारे ये आग ढाबे से भड़की। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर लोग हैरान रह गए। भयंकर आग की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के 4 मूर्ति के पास की है। आग लगने से आसपास हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि आग 4 मूर्ति गोल चक्कर के पास मार्केट में सुबह लगी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। आग की चपेट में एक के बाद एक 6 ढाबे सहित 2 दुकानें आ गई। लोगों के मुताबिक ढाबे में रखे गैस सिलेंडर की वजह से आग तेजी से फैलती गई। आग बुझाने में दमकल की टीम को कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई।
बंद ढाबा था उसमें आग लगी थी, और जो हमें सबसे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि इसमें कमर्शियल सिलेंडर्स काफ़ी मात्रा में रखे हुए थे, उनमें आग लगी थी। तो उनको हम लोगों की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए पहले बाहर निकाला है, और जो उसमें बंद ढाबे की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है, और कोई इसमें इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है। आग की एक और बड़ी खबर आगरा से आई, जहां पार्किंग में भीषण आग लगी। भीषण आग से 2 बसेस और एक ऑटो भी जलकर खाक हो गया। खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और दिल्ली और गुरुग्राम से कैंसर के इलाज के नाम पर नकली दवा बेचने वाले एक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसका भांडाफोड़ किया है। कैंसर की दवा के नाम पर मोटी रकम वसूलने और नकली दवा देने के धंधेबाज हैं, बताया जाता है। राजधानी के मोती नगर में इनकी नकली दवाओं की पैकिंग यूनिट थी, जहां से सप्लाई हो रही थी। इनके पास से 2 भारतीय और 7 विदेशी कंपनियों की नकली दवाइयां बरामद हुई हैं, जिनकी असली दवा की कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जाती है। इनसे $19,000 और 89,50,000 कैश भी बरामद किया गया है। खास बात यह है कि ये लोग नामी कंपनियों की दवा की शीशी 5,000 रुपए में खरीदकर 100 रुपए की नकली दवा भर दिया करते थे, और इसके बाद इस दवा को 1 से 3 लाख रुपए में बेचा करते थे। दिल्ली के यमुना विहार से गिरफ्तार किया गया आरोपी परवेज एक नामी कैंसर अस्पताल में फार्मासिस्ट रह चुका था। वो अस्पताल के करीब ही डॉक्टर फार्मेसी के नाम से शॉप चला रहा था। वहीं गुड़गांव के साउथ सिटी स्थित एक फ्लैट से आरोपी नीरज चौहान को पकड़ा गया। इससे भारी तादाद में 7 नामी विदेशी कंपनियों के कैंसर के नकली इंजेक्शंस और वायल्स बरामद किए गए। असली दवा के तौर पर इनकी कीमत 2.15 करोड़ रुपए है। इसके रिश्तेदार तुषार चौहान भी पकड़ा गया है। उससे 89 लाख कैश, $18,000 और कैश गिनने की मशीन बरामद हुई है। और एक बड़ी खबर है हरियाणा से। विश्वास मत पर वोटिंग होने वाली है। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का वक्त खत्म। कांग्रेस बीजेपी को मिला था 1-1 घंटे का वक्त। तो ये बड़ी खबर आपको हरियाणा से दे। विश्वास मत पर वोटिंग होने वाली है और विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का जो समय दिया गया था वो खत्म हो चुका है। विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी को मिला था 1-1 घंटे का समय, जबकि कांग्रेस ने 2 घंटे के समय की मांग की थी, लेकिन अब जो वोटिंग होने वाली थी उसका समय खत्म हो चुका है। और वहीं विश्वास मत पर चर्चा शुरू होने से पहले कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर के बीच सत्र बुलाने को लेकर सवाल जवाब भी हुआ। आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। शॉर्ट टर्म बुलाया जा सकता है सेशन, प्रॉपर समय नहीं दिया गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं थी, इमरजेंसी ऐसी नहीं थी, हमारे को भी पता है व्हाट वाज द इमरजेंसी। देयर वाज नो इमरजेंसी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। मैं ये कहा, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, चाहिए तो था प्रॉपर टाइम देना, कोई इमरजेंसी नहीं थी। हम भी राजनीतिक जीवन में रहे हैं, इमरजेंसी भी देखी है, इमरजेंसी सेशन भी हुए हैं, लेकिन इट वॉज नॉट दैट इमरजेंट कि भी रात को 12:30 बजे या 11 बजे या 10:30 बजे आप समन जारी करो और सवेरे सेशन 11 बजे। खैर एनी हाउ, मैं उस कंट्रोवर्सी में पड़ता। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो इन्हें किया, काफी मेंबर रास्ते में हैं, आने वाले हैं, गिव टाइम, हाफ एन आवर के बाद फिर बैठ जाएंगे हम। नो प्रॉब्लम। कौन सा मेंबर? आप कोई भी वी कैन एडजॉर्न फॉर 1 आवर। वी कैन एडजॉर्न फॉर 1 आवर। सरकार की ओर से एक निवेदन किया जाता है, वो हम राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब को भी एक सरकार की ओर से निवेदन किया जाता है, स्पीकर साहब की भी जानकारी में होता है। जब ये निर्णय ले लिया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, बहस खत्म हो चुकी है अब किसी भी वक्त वोटिंग होगी। हरियाणा विधानसभा का रुख करते हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोहित, विश्वास मत हासिल करने में बीजेपी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इसके दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 7 में से 6 जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी साथ हैं, गोपाल कांडा भी बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं। कब तक फैसला हमारे सामने होगा?
देखिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अभी हरियाणा विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो बोल रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरी चर्चा को लेकर अपना जवाब देंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके बाद वोटिंग होने की उम्मीद है। और ये भी संभव है कि नाराज होकर कांग्रेस के विधायक सदन से वॉकआउट कर दें, क्योंकि कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि सीक्रेट वोटिंग कराई जाए। उनका कहना है कि बीजेपी के कई विधायक पार्टी से नाराज हैं और वो क्रॉस वोट कर सकते हैं। ऐसे में अगर सीक्रेट वोटिंग होगी तो ही उनकी नाराजगी सामने आएगी। तो अब से थोड़ी देर में, करीब 15 से 20 मिनट में ये जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी। चर्चा जो है वो अंतिम दौर में है और उसके बाद ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी अगर हम सदन की संख्या की बात करें तो 78 विधायक के अंदर प्रेजेंट है। 10 जेजेपी के विधायक सदन में नहीं है, क्योंकि उनको व्हिप जारी किया था पार्टी ने और कहा था कि वो सदन से अनुपस्थित रहें। 5 विधायक इस वक्त दुष्यंत चौटाला के साथ रैली में बताए जा रहे हैं और 5 विधायक विधानसभा परिसर में ही हैं, लेकिन वो वीआईपी लाउंज में बैठे हैं। वोटिंग के लिए या सदन की कार्यवाही में मौजूद नहीं रह सकते, क्योंकि उनको व्हिप जारी किया गया है कि वो सदन से अनुपस्थित हो जाएं। तो अब जो संख्या है वो घटकर करीब 39 रह गई है। 78 विधायक अंदर मौजूद हैं, जिसमें 29 कांग्रेस के हैं और एक निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, जो कि सरकार के खिलाफ है, जबकि 48 विधायक जिनमें 6 निर्दलीय हैं, एक हरियाणा लोकहित पार्टी के, वो सरकार के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। विकसित भारत एम्बेसडर को पीएम ने दी है बधाई। इस हफ्ते दरअसल 5 एम्बेसडर्स चुने गए हैं और उन्हें बधाई दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम ने लिखा, विकसित भारत के लिए इनका समर्पण सराहनीय है। तो देखिए, विकसित भारत एम्बेसडर्स चुने गए हैं जो तमाम लोग, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और उनके समर्पण को सराहनीय करार दिया है। और आइए आपको बता दें कि इस हफ्ते के विकसित भारत एम्बेसडर की लिस्ट में टॉप 5 विजेता कौन है। पीएम के विकसित भारत एम्बेसडर की लिस्ट अब आपके सामने है। पहले नंबर पर ब्रजेश पाठक हैं, दूसरे नंबर पर चितरंजन कुमार हैं और तीसरे नंबर पर डॉक्टर पंकज सिंह का नाम है। चौथे नंबर पर अनुराग श्रीवास्तव हैं और सीमा हिरे को भी इसके लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी को बधाई दी है। अब आपके जहन में भी यह सवाल होगा कि ये एम्बेसडर्स आखिर सेलेक्ट कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, तो वो भी जान लीजिए। नमो ऐप पर विकसित भारत एम्बेसडर मॉड्यूल है। सफलता की कहानियां साझा करने के लिए यह प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा शानदार इनिशिएटिव है। दिसंबर 2023 में पीएम मोदी ने इसका आह्वान किया था। ऐप डाउनलोड कर एम्बेसडर बनने का आह्वान किया गया था। 100 दिवसीय चुनौती में शामिल होने की अपील की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और हर हफ्ते टॉप 5 नामों की घोषणा की जाती है। पीएम मोदी ही हर हफ्ते ये रैंकिंग जारी करते हैं और अब इन 5 एम्बेसडर्स के नामों का ऐलान किया गया है।